तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले एक काम करो, तुम मैग्निफिकेशन निकाल लो। एरिया मैग्निफिकेशन m का स्क्वायर हो जाता है। वेलोसिटी अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल वाले केस में माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के केस में भी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि यार ये dv du से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये dv एक्चुअली है क्या? तो ये लेंथ ऑफ इमेज है और du क्या है? तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कब? हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था m इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू या फिर f अपॉन एफ माइनस यू, हम इसका जलवा देखने वाले हैं। ये कई डिफरेंट सिनेरियो में यूज होगा, जैसे एरिया मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज, या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दें, परपेंडिकुलर ना रख के पैरेलल रख दें, तो उन सारे सिचुएशंस में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे एरिया मैग्निफिकेशन की। तो देखो इससे पहले जो हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था ना, जिसको हम m से डिनोट करते थे, वो होता था हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों एरिया मैग्निफिकेशन का मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ इमेज अपन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये बताता था कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है। तो ये बताएगा कि इमेज का एरिया ऑब्जेक्ट के एरिया के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, अगर मान लो कि कोई कॉन्केव मिरर है, सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई चौड़ाई है, यानी इसके पास एरिया है। तो इसका जो इमेज यहाँ पर बनेगा, आप जानते हैं छोटा सा बनेगा। ऑब्जेक्ट इधर होता है तो जो उसका इमेज बनता है वो एफ और सी के बीच में बनता है, छोटा सा बनता है। तो इसका भी तो कुछ एरिया होगा और दोनों का एरिया बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। तो इस केस में एरिया मैग्निफिकेशन विच इज एरिया ऑफ इमेज अपन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, m का स्क्वायर होता है। मैग्निफिकेशन जो हमने पढ़ा था ना, f अपन एफ माइनस यू या माइनस भी बाई यू, उसका स्क्वायर होता है। क्लियर? और देखो याद रखना भी सिंपल है। यहाँ क्या था? यहाँ लेंथ का रेशियो था तो m से डिनोट किया था। समझो ना, लेंथ का यूनिट क्या होता है? तो मीटर होता है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए m को मीटर मान लो, हालांकि ये m मैग्निफिकेशन है लेकिन मीटर मान लो। तो यहाँ बात एरिया की हो रही है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी m का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम वेलोसिटी ऑफ इमेज की। तो बच्चों मान लो वेलोसिटीज जो हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर ये कोई कॉन्केव मिरर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे, यानी या तो इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा। तो चलिए हम इसको इधर भेजते हैं और इसकी वेलोसिटी को vo से डिनोट करते हैं। v अगर सिर्फ v लिखा है तो वो तो इमेज डिस्टेंस के लिए यूज होता है, लेकिन अगर सबस्क्रिप्ट में o लग गया तो समझ लेना ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों इसका जो इमेज होगा वो यहाँ कहीं बनेगा, और आप जानते हैं ऑब्जेक्ट अगर इधर आता है तो इमेज उधर की तरफ जाता है, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज। याद रखना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी देखना हर फॉर्मूले में हम ऊपर इमेज और नीचे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। यहाँ भी देखो ऊपर इमेज और नीचे ऑब्जेक्ट था। ठीक है, वो होगा माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, और इनका डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हम बस फॉर्मूलों की तरह इनको याद करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में। या फिर अगर हम इसको इधर लेके चले हैं तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? तो माइनस साइन बता रहा है कि इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के हमेशा ऑपोजिट होती है। और बच्चों ये केस हर केस के लिए है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो ये कोई कॉन्केव मिरर है ना बच्चों, तो आपको याद होगा ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होता था तो इमेज यहाँ बनता था, ऑब्जेक्ट इधर जाता था तो इमेज इधर आता था और यहाँ के सेम साइज का हो जाता था। अरे बोलना यार, ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाओगे तो इमेज और इधर जा रहा है, जब तक कि हम फोकस तक ना पहुँच जाए। फोकस पे इमेज गायब हो जाता था। तो आपने क्या देखा बच्चों? ऑब्जेक्ट लगातार इधर जा रहा है और इमेज लगातार इधर जा रहा है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इवन इससे आगे भी हम जाते थे तो जो इमेज था वो इस तरीके से आता था, याद है? यानी ऑब्जेक्ट इधर जाता था तो इमेज इधर आता था, यानी ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में तो इमेज लेफ्ट डायरेक्शन में। यानी पूरी यात्रा के दौरान ऑब्जेक्ट जो था वो इधर जा रहा था और इमेज जो था वो इधर जा रहा था और इधर जा रहा था, मतलब इधर ही जा रहा था। सही है? तो ना सिर्फ कॉन्केव के लिए बल्कि कॉन्वेक्स के लिए भी अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनता है,
ऑब्जेक्ट को इधर लेके आते हैं तो इमेज बड़ा होता जाता है और पोल पे आके सट जाता है। तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट लगातार राइट डायरेक्शन में जा रहा है और इमेज लगातार लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इवन बच्चों प्लेन मिरर के लिए भी याद करो, यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ इमेज, सेम साइज का, सेम डिस्टेंस पे, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर आएगा वैसे वैसे इमेज भी इधर आ रहा था सेम वेलोसिटी के साथ, लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट ही था। तो एकदम याद रखना, मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा अगर वेलोसिटीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो, ठीक है, मिरर कोई सा भी क्यों ना हो। अच्छा, यही चीज जब हम लेंस में देखेंगे ना, तो लेंस में ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो लेंस वाली बात हम लोग बाद में कर लेंगे, फिलहाल मिरर तक ही अपने कॉन्सेप्ट को रखते हैं, सही है। तो हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, अब मान लो बच्चों जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये कोई कॉन्केव मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कौन सी वेलोसिटी से? तो वीओ स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो इमेज होगा वो यहाँ कहीं बनेगा और वो नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा होता है तो इमेज यहाँ बनता है। किस वेलोसिटी से बच्चों? तो वी आई वेलोसिटी से। याद रखना, इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट मैग्निफिकेशन होता है, जस्ट मैग्निफिकेशन, कोई माइनस नहीं, कोई स्क्वायर नहीं, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी ऑफ इमेज देखें तो वो मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? तो याद रखना फॉर्मूले की तरह, एक बार फिर से हम लोग याद करेंगे सबको एक साथ रख के, फिलहाल ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, हियर वेलोसिटीज आर विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मतलब ये हुआ कि ये जितनी सारी वेलोसिटीज है वो उनका रिलेशन तभी वैलिड होगा जब मिरर रेस्ट में हो। अगर मिरर खुद मूव कर रहा है तो हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन में आएगा उस समय हम देख लेंगे। फिलहाल मिरर जो होगा, या यूं कहे कि सारी वेलोसिटी जो होंगी वो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन। ये क्या है बच्चों? तो देखो याद रखना, ये जो हमने पढ़ा था ना, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हमने एम से डिनोट किया था, उसको हम कहते हैं लैटरल मैग्निफिकेशन। लैटरल मैग्निफिकेशन, इसमें बच्चों जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, याद है। लॉन्गिट्यूडनल वाले में जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रखा होगा, तो जाहिर सी बात है उसका इमेज भी कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इस केस में इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल मैग्निफिकेशन। और इसके लिए हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ इमेज अपॉन, क्या लिख रहा हूं मैं यार, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इसको बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल या फिर एक्सियल मैग्निफिकेशन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों मान लो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत छोटा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। मतलब मैं आपको समझाता हूं। मान लो बच्चों ये कोई कॉन्केव मिरर है और आपने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से u डिस्टेंस की दूरी पे है और इसका जो लेंथ है वो du है। मतलब u डिस्टेंस की दूरी पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है du लेंथ का। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ के सामने d लग जाने का मतलब हुआ वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो इमेज है वो यहाँ बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये du क्या है? तो बच्चों du जो है वो लेंथ ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। इमेज जो बना है मान लो यहाँ से v डिस्टेंस की दूरी पे बना है और इसका जो लेंथ है वो dv है। अब छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी छोटा सा बनेगा। तो इस केस में लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम ऐसे बच्चों dv/du बोलेंगे, वो होगा माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। अरे भाई, इसका मतलब ये सेम वही फॉर्मूला आ गया जो हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए देखा था जब वेलोसिटीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, याद है, माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के केस में भी हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है ना कि यार ये dv/du से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो ये dv एक्चुअली है क्या? तो ये लेंथ ऑफ इमेज है और du क्या है? तो ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है।
तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत छोटा हो तब, उस केस में ये माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। फॉर्मूले की तरह याद रखना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो डेरिवेशंस के थ्रू जाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ये याद रहेगा, फटाक से करके बता दोगे। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है। एग्जाम्पल, कब मतलब हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? जैसे मान लो u जो है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर बच्चों, 20 सेंटीमीटर, और जो आपका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 2 मिलीमीटर है। तो यार इसके रेस्पेक्ट में ये जो है 100 गुना छोटा है, इसके रेस्पेक्ट में ये जो है वो 100 गुना छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम चाहें तो प्रॉपर मेथड से ना जाके हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, तो ध्यान रखना इस केस में लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं आपको फिर से बताऊं कि हर फॉर्मूले में, हर रिलेशन में ऊपर इमेज और नीचे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, वो होगा आपका माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। लेकिन बच्चों क्या हो अगर ऑब्जेक्ट जो हो वो बड़ा हो? जैसे मान लो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा है, ये है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ठीक है? तो क्वेश्चन में तो दिया ही होगा कि ये वाला जो है वो कितनी दूरी पे है, फिर ये वाला जो है वो कितनी दूरी पे है। अब इस केस में जो इसका इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ बनेगा, इस टाइप से ऐसे बनेगा, जिसमें जाहिर सी बात है ए का इमेज यहाँ होगा ए डैश, और बी का इमेज यहाँ होगा बी डैश, क्योंकि उल्टा बनता है ना। अरे ऑब्जेक्ट अगर इधर जाएगा तो इमेज इधर आता है, तो इसका इमेज ये होगा और इसका इमेज ये होगा। अब आपको बताना है कि ये इससे कितने टाइम्स छोटा है या इसका लेंथ क्या है। तो इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों, हम आराम से मिरर फॉर्मूला लगा के हम देख लेंगे कि इसका इमेज ये कितनी दूरी पे बना है। मान लो बच्चों ये x दूरी पे बना है, ठीक है? अरे बच्चों हमको ये पता है, यानी हमको u पता है, हमको इसका फोकल लेंथ पता है। तो अगर हमको u पता है, फोकल लेंथ पता है, तो हम भी नहीं निकाल लेंगे क्या? तो ये निकल जाएगा। फिर हम इसका इमेज देखेंगे कहाँ बना है। तो इसके लिए देखिए u पता है हमको, फोकल लेंथ पता है, बोलो बच्चों, तो हम इसका वाला भी निकाल लेंगे। और मान लो वो y है, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा? तो लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगा y में से x को घटा लीजिएगा, y में से x को घटा लीजिएगा, आपको लेंथ ऑफ इमेज मिल जाएगा। अब इसका लेंथ तो आपको पता ही है, इसका लेंथ आपने निकाल ही लिया। तो अब अगर आपसे मैग्निफिकेशन पूछेगा तो आप लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा। अरे बोलो यार, और जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों एंड का इमेज बनाएंगे, 2 बार मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? और फिर इसमें से इसको घटा के देख लेंगे कि ये कितना बड़ा बना है। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे सामने कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका इमेज ऐसा बनेगा। तो पहले हम देख लेंगे कि ये कितनी दूरी पे है, फिर देख लेंगे कि ये कितनी दूरी पे है, और ये निकालने के लिए हम x में से y को घटा लेंगे। और उसके बाद अगर हमसे कोई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछेगा तो हम लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं बच्चों, जो नॉर्मल मैग्निफिकेशन होता है यानी हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक है? एरिया मैग्निफिकेशन m का स्क्वायर हो जाता है। वेलोसिटी अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पैरेलल वाले केस में माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, ठीक है? अगर मान लो परपेंडिकुलर है तो आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर वाले कंडीशन में जस्ट मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है? अब अगर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आप देख रहे हैं यानी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रखा गया है, ठीक है? तो उस केस में लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाँ ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होना चाहिए, माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। तो आप ध्यान से देखें तो ये वाला और ये वाला ना मिलता जुलता है, दोनों में mm है, और ये वाला भी मिलता जुलता है, दोनों में माइनस m स्क्वायर है। कैसे याद रखेंगे बच्चों? तो याद रखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये देखो, ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अरे बोलना यार, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है और ये वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो बातें अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली हो रही हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट
का जो रिलेशन आएगा हाइट के लिए हो चाहे वेलोसिटी के लिए हो, वो जस्ट मैग्निफिकेशन होगा। और यहाँ देखो बच्चों, ये वेलोसिटी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, याद है? अरे ऑब्जेक्ट को जो रखा था वो भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस था। तो जब बातें होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उस केस में जो इमेज और ऑब्जेक्ट का रिलेशन आएगा फॉर वेलोसिटी या फॉर लेंथ, अच्छा यहाँ भी तो वही था ना, ये ऑब्जेक्ट और इमेज का लेंथ ही तो था जो कि परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस था, और ये ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी है। तो हम वेलोसिटी की बात करें चाहे लेंथ की बात करें, अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो m आएगा, और अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो -m का स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तो सबसे पहले वीडियोस को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, कर लिया आपने? चलिए देखते हैं। कह रहा है बच्चों, कार बी ओवरटेक्स अनदर कार ए एट अ रिलेटिव स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट विल द इमेज ऑफ कार बी अपीयर टू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फिटेड इन कार ए। तो बच्चों सबसे पहले एक बात बताओ, ये कार ए में एक मिरर लगा हुआ है, जिस मिरर से कार बी को देखा जा रहा है आते हुए। तो सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार में कौन सा मिरर यूज होता है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि कार वगैरह के साइड व्यू मिरर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो बच्चों ये जो कार ए है उसमें एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है, जिसका फोकल लेंथ कितना है बच्चों? फोकल लेंथ कितना है जल्दी बताओ? 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स है तो प्लस में 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ से कोई कार बी आ रहा है और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दी गई है 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। आप जानते हैं कि इसका जो इमेज होगा वो कहीं यहाँ बनेगा, मिरर के पीछे इधर की तरफ आ रहा होगा, और आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। अच्छा एक बात और, ये कार उससे है कितनी दूरी पे? तो बच्चों ये है 1.9 मीटर अवे। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, ये जो u है जिसको तुम -1.9 मीटर लिखोगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में दिया है। तो ये हो जाएगा -190 सेंटीमीटर। ठीक। अब आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस केस में होता है माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ वेलोसिटीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ठीक है, यानी हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू। f की जगह पे आप रखेंगे 10, फिर f की जगह 10 और u की जगह पे -190 रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से बताओ और 10 रहेगा और नीचे में तो 200 हो गया है ना बच्चों? एक सेकेंड, नीचे में कितना हो गया? तो ये 200 हो गया, यानी 1/20 हो गया। सही है, 1/20 हो गया। इज इट क्लियर बच्चों? हाँ सही है। तो मैग्निफिकेशन इस केस में 1/20 आ रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज रहने दीजिए, वो आपको निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड माइनस 1/20 का स्क्वायर कर देंगे। अब आप बताइए, वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 40 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू -1 अपॉन कितना? 400 होगा। अब यार 40 से ये जो 400 है वो 10 टाइम्स में जाएगा और मीटर पर सेकंड ऊपर चला गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा? -1/10 को हम 0.1 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो 0.1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। और बात सही भी है बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज इधर ही जा रहा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपका आ गया होगा। चलिए, ये एक एनसीईआरटी का सवाल है। पॉज करिए वीडियो, ट्राई करिए खुद से। ठीक है, जितना समय आपको लेना है ले लीजिए, लेकिन एक बार आपका खुद से ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है। ठीक है, हो गया। चलिए देखते हैं। तो बच्चों कह रहा है कि स्क्वायर वायर है। ठीक है, स्क्वायर वायर है 3 सेंटीमीटर जिसके साइड्स हैं, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो कहने का मतलब एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग तो इसको -10 सेंटीमीटर लिखेंगे ना, कॉनकेव है तो नेगेटिव में फोकल लेंथ होगा। अब यार यहाँ फोकस होगा 10 सेंटीमीटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 20 सेंटीमीटर पे, लेकिन 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है वायर को, मतलब स्क्वायर वायर को। ठीक है, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर तो कहीं यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। इट मीन्स इट विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सही है। अब हमको पता करना है कि इसका इमेज का एरिया क्या होगा। तो यार बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो जाहिर सी बात है इमेज यहाँ पर बनेगा, यानी इसका एरिया छोटा होगा। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले एक काम करो, तुम मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन होता है ये बच्चों दिया हुआ है कितना बताओ, ये दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लेकिन मिरर के सामने है इसीलिए मैंने उसको -25 लिखा है, ठीक है। तो वो होता है f अपॉन f माइनस यू। तो चलिए f की जगह पे आप लिखेंगे -10, f की जगह पे लिखेंगे -10 और u की जगह पे -25, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से -10 और ये 25 में से 10 गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 गया, कितना बचेगा 15 बचेगा। तो मैग्निफिकेशन आ रहा है -2/3, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एरिया ऑफ इमेज तो आपको निकालना है। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, मैग्निफिकेशन है -2/3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नेगेटिव का स्क्वायर तो खैर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये 4/9 आ रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर को इधर भेज दो और इस प्रकार एरिया ऑफ इमेज तुमको मिलता है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। अच्छा, स्मॉल ऑब्जेक्ट बोल दिया ना, तो ध्यान रखना बच्चों, 4 सेंटीमीटर इतना सा है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आधा सेंटीमीटर से भी, सॉरी 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर आधा मिलीमीटर से भी कम है। पहले तो वीडियो को पॉज कर लो यार, खुद से ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। हो गया? हाँ। लाइंग ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अच्छा जी, तो एक कॉनकेव मिरर है, इसका फोकल लेंथ दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम तो बच्चों -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। अब यार यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो जाहिर सी बात है ये 20, ये 40, 60 कहीं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, लिखा हुआ है लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो लेटा हुआ है, सही है। जिसका लेंथ कितना है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो ये 4 मिलीमीटर है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ पर बनेगा और हमको बताना है कि लेंथ ऑफ इमेज कितना होगा, सही है। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, ये -60 सेंटीमीटर हम लिखेंगे क्योंकि मिरर के सामने है। अब ऐसे सिचुएशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कब, जब ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल हो तब वो जस्ट होता है माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। अरे यार, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो लेंथ का रेशियो देखना हो चाहे वेलोसिटी का रेशियो देखना हो, वो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। और माइनस साइन बस इतना बताएगा ना कि इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा होगा। मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऐसा होगा, मतलब ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं हमको मैग्निफिकेशन निकालना है। तो आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ की जगह पे -20 रखो बच्चों, फिर से f की जगह पे -20 रखो और u की जगह पे -60 रखो, ठीक है। -20 तो रह जाएगा और ये 60 में से 20 गया बच्चों, 40 मिलेगा और इस प्रकार आपको मैग्निफिकेशन मिला -1/2, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, लेंथ ऑफ इमेज तो आपको निकालना है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 4 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू -1/2 का स्क्वायर। तो मिला जुला के लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई 4 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये माइनस माइनस मिल के प्लस मत कर देना यार, अरे इस माइनस का जब स्क्वायर होगा तो ये खुद ही प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस रह जाएगा, -1/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, मिलीमीटर को इधर भेज देना और लेंथ ऑफ इमेज जो आएगा वो -1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हमको तो बस अमाउंट बताना है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टा बनेगा, समझ गए आप। चलिए, कहता है रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, अच्छा 10 सेंटीमीटर एक अच्छा खासा डिस्टेंस हो गया, लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा जी, तो एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो हम तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अच्छा, वीडियो पॉज करके ट्राई किया ना खुद से पहले, बोलो बच्चों, नहीं किया तो अभी करो। हो गया, देखते हैं।
तो जाहिर सी बात है ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सही है। अच्छा, एक रॉड रखा हुआ है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो रॉड लेटा हुआ है और उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहाँ रखा है इसके बारे में तो जानकारी है ही नहीं, लेकिन रखा बोल रहा है कि इन सच अ वे दैट इट एंड्स क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अच्छा, वो एंड जो, अब जैसे ऐसे रखोगे बच्चों, कहीं यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो जो एंड इसके क्लोजर है वो 20 सेंटीमीटर पे है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि रॉड कुछ इस तरीके से रखा है, इस तरीके से रखा है बच्चों ये। अरे तब ना बोलेंगे ये 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो गया, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है और बच्चों ये आपका कितना है बताओ, तो 20 सेंटीमीटर है। क्लियर। कहता है कि द लेंथ ऑफ द इमेज इज कितना। तो बच्चों अगर हम इसको ए बोले और इसको बी बोले तो अब हमको इमेज का लेंथ बताना है, तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। वो तब यूज होता है जब ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में ये बहुत बहुत छोटा हो, मतलब कम से कम तो यार 10-20 गुना छोटा तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उतना छोटा नहीं है, मात्र 2 गुना छोटा है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि पहले आप ए का इमेज बनाइए कहाँ है, फिर बी का इमेज बनाइए कहाँ है, फाइनल इमेज जब बन जाएगा तब आप पता कर पाएंगे कि इमेज का लेंथ कितना होगा। तो यार बी का इमेज बनाना तो बहुत आसान है। कैसे बच्चों, बी जो है वो सी पर है, अरे ये जो बी है, बी जो है वो तो सी पर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहीं पर बन जाएगा, ये यहीं पे हो जाएगा तुम्हारा बी डैश, समझ रहे हैं। और ए का जो इमेज होगा वो कहीं इधर बनेगा, तो ए का इमेज कहीं यहाँ ऐसा बनेगा ए डैश। तो हमको बी का इमेज बनाना ही नहीं है, बस ए का इमेज बनाइए। तो बच्चों फॉर ए, फॉर क्या ए, आप बताइए कि v कितना होगा। तो आपको याद है v का एक फॉर्मूला पढ़ा था, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ, आप ये लगा लीजिए। तो आप बताइए a जो है a, ये a जो है उसके लिए जब आप u लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो -20 + 10 -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे -30 f की जगह पे -10 डिवाइडेड बाई u की जगह पे -30 -10 है ना बच्चों। तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ये हो गया 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -30 + 10, तो ये -20 हो जाएगा, सही है। इससे ये ख़त्म हो गया और ये 15, इसका मतलब हुआ -15 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा ये, ठीक है। इमेज जो बनेगा इसका -15 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये 15 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, तो आप बताइए ये कितना होगा। तो उसके लिए 20 सेंटीमीटर में से 15 सेंटीमीटर घटा लेना, ये तुमको 5 सेंटीमीटर मिलेगा, इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। अगर मान लो तुमसे इसने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पूछा होता तो इसका मतलब हमको लेंथ ऑफ इमेज अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बताना होता। तो बच्चों लेंथ ऑफ इमेज कितना है 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब आंसर 1/2 आता। तो ये भी पूछ सकता है, क्लियर है, ये भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कैसे हुआ है ये। चलिए ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो पहले बच्चों, जल्दी से कर लिया बच्चों। देखते हैं, कहता है फ्लाई सिटिंग ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा जी, तो एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स है तो हम लोग प्लस में ही लिखेंगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये जो मक्खी है वो यहाँ बैठी हुई है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो जाहिर सी बात है u इज इक्वल टू हम -30 सेंटीमीटर लिखेंगे। इट स्टार्ट्स फ्लाइंग नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विथ स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो वो इधर की तरफ मूव करना शुरू करती है, यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया कितना, तो 8 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो उसका जो इमेज बनेगा जाहिर सी बात है बच्चों, आप जानते हैं कि यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ बनेगा और ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि सीधा इमेज बनता है इसका। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। तो बच्चों याद है इस केस में वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जस्ट मैग्निफिकेशन होता है। अरे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ का रेशियो हो या वेलोसिटी का रेशियो हो,
वो जस्ट मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला होता है। यानी आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा जिसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू। एफ की जगह पे आप 10 रखेंगे, फिर एफ की जगह पे आप 10 रखेंगे और यू की जगह पे आप -30 रखेंगे और मिला जुला के ये तो प्लस हो गया ना, तो ये आ जाएगा आपका 10 डिवाइडेड बाई 40, इट मीन्स 1/4। ठीक है बच्चों, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया है ना 8 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन कितना है 1/4। अब 8 मीटर पर सेकंड ऊपर जाएगा, 4 से कटेगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है बच्चों, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या कहता है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन कर लेना। सही है बच्चों, ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया, देखते हैं। कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड from a distance of 20 meter with speed 45 meter per second at an angle of 37 degree from the principal axis of a concave mirror of focal length 5 मीटर। अच्छा बच्चों, तो इसका मतलब एक कॉनकेव मिरर है शायद। क्या है? एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है 5 मीटर, तो हम तो इसको -5 मीटर लिखेंगे। तो ये होगा बच्चों 5 मीटर, ये होगा कहीं 10 मीटर और कितनी दूरी पे बताना, तो 20 मीटर की दूरी पे। तो मान लो यहाँ कहीं 20 मीटर है ना बच्चों, मान लो ये 20 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो u होगा वो हम -20 मीटर लिखेंगे। तो यहाँ कोई बॉल है यानी ऑब्जेक्ट है और इसको फेंका गया है ऐसे तिरछा टुवर्ड्स द मिरर। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने खुद से क्रिएट किया है, तो यहाँ टुवर्ड्स द मिरर नहीं लिखा हुआ है लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा, है ना बच्चों। मैं ओरिजिनल क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है। टुवर्ड्स द मिरर फेंका गया है किस स्पीड से? तो बच्चों 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 37 डिग्री के एंगल पे। आपको बताना है कि इसका जो इमेज होगा उसकी स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हम उसका कॉम्पोनेंट तोड़ेंगे। तो बच्चों इसका एक कॉम्पोनेंट जो है वो इधर की तरफ आएगा, वो हो जाएगा 45 cos 37 डिग्री और एक कॉम्पोनेंट इधर हो जाएगा 45 sin 37 डिग्री, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर ये 3, 4 और 5 होता है तो 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप उस फोटो में देख कर बताइए cos 37 कितना होगा। तो बेस बाई हाइपोटेनस यानी 4/5 होगा। तो ये 4/5, 5 से ये कटेगा 9 बार में और 9 चौका 36 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। सिमिलरली 45 और साइन 37 होगा 3/5। तो ये हो गया बच्चों 3/5 और इसको आप 9 तिरका 27, 27 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यानी ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड है और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो पहले तो यार एक काम करना है भाई, मैग्निफिकेशन तो निकाल ले भाई। तो मैग्निफिकेशन f अपॉन f माइनस यू होता है। तो f की जगह पे -5, f की जगह -5 और u की जगह पे -20 रखोगे। तो बताओ ऊपर तो -5 भी रहेगा और नीचे 20 माइनस, तो ये 15 हो जाएगा, है ना। कटेगा 3 बार में जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन आ गया -1/3। ठीक है। अब सुनो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कब? जब वो पैरेलल होता है, उस केस में होता है माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो आप बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज जब वो पैरेलल था और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल था तो वो कितना था? 36 मीटर पर सेकंड। वो कितना होगा? -1/3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल वाला डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू माइनस तो रहेगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 1/9 हो जाएगा। और बच्चों 9 से ये कटेगा कितनी बार में? 9 चौका 36, 4 बार में। और 4 मीटर पर सेकंड को इधर लेके चले जाओ तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा पैरेलल वाला वो -4 मीटर पर सेकंड होगा। क्लियर है? सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वाला वो मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ इमेज कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वाला हमको पता है कितना है, तो 27 मीटर पर सेकेंड और मैग्निफिकेशन तो -1/3 आया है। अब यार ये 3 से ये कटेगा, 9 बार में जाएगा
और वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर वाला कितना आ गया, तो माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि जो इमेज होगा उसकी पैरेलल वाली वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड नेगेटिव में। तो बच्चों पैरेलल वाली वेलोसिटी नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, इधर की तरफ। अरे बोलो ना यार, मिरर के सामने जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो इधर की तरफ होगी कितनी, तो 9 मीटर पर सेकेंड, सॉरी बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी भी नेगेटिव है। इसका मतलब परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी ऊपर ना होकर नीचे होगी, तब तो वो नेगेटिव होगी ना। तो वो कितना है बताओ, तो 9 मीटर पर सेकेंड। अब नेट वेलोसिटी अगर आपको जानना है कि नेट वेलोसिटी कितना है, तो उसके लिए क्या करोगे, तो √9² प्लस 4² करोगे, क्योंकि आप जानते हैं दो वेक्टर्स ए और बी अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b²। तो आप इसको करें तो 9 9 81 और प्लस 16, तो बच्चों आई थिंक ये 97 हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। अच्छा तो ये कितना होगा, अच्छा डेसिमल में दिया हुआ है ना। तो बच्चों अगर ये 100 होता ना 100, तो आंसर 10 आता, तो 97 है तो 10 से तो थोड़ा छोटा होगा, बोलो ना। अरे 9 का स्क्वायर 81 होता है और ये 81 से तो काफ़ी बड़ा है, यानी इसका जो रूट होगा वो 9 से काफ़ी बड़ा होगा लेकिन 10 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हाँ तो 9.8 हो जाना चाहिए, आप करके देख लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो अभी हमने तरीका देखा जिसमें अगर वेलोसिटी तिरछी है तो हम इसका एक कंपोनेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेते हैं, और पैरेलल वाली वेलोसिटी का जो रेशियो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का वो होता है माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है बच्चों, हमेशा। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पैरेलल वाली वेलोसिटीज हैं उनका रेशियो माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हर कंडीशन में वैलिड है, सही है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए मैग्निफिकेशन के बराबर होता है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ये सिर्फ तब वैलिड होगा जब या तो वेलोसिटी पूरी तरीके से परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब हुआ कि बच्चों मान लो अगर ये कोई कॉन्केव मिरर है और यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से इधर जा रहा हो और इमेज भी बच्चों पूरी तरीके से इधर आ रहा हो, तब ये वैलिड होगा, तब ये वैलिड होगा, सही है। या फिर अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे ना होके यहाँ हो लेकिन जा रहा हो पूरी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। तो इमेज जो होगा वो यहाँ होगा और नीचे जा रहा होगा, तब भी ये वैलिड हो जाएगा, सही है। या फिर तीसरे कंडीशन में अगर वेलोसिटी तिरछी है ना बच्चों, तिरछी है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तिरछी थी, तो ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पर होना पड़ेगा। तब अगर हम उसका एक कंपोनेंट मान लो बच्चों इधर लेते हैं और एक कंपोनेंट इधर लेते हैं, बोलो, तो जो इमेज होगा वो अगर इधर जा रहा होगा और उसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आता है, तो हम इसके लिए और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सही है बच्चों। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहां हो और तिरछा जा रहा हो, आप समझ रहे हैं, तब इसका एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह देते हैं। इमेज होगा कहीं इधर जा रहा होगा और इसको हम वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कह देते हैं। तो उस केस में अगर आप वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर वाला मैग्निफिकेशन लिख देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो एक बार फिर से याद करना बच्चों, ये कब वैलिड होता है, ये सिर्फ तब वैलिड होगा जब या तो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा या फिर अगर तिरछा होगा तो ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए। क्लियर है? और ऐसा क्यों होता है, जाहिर सी बात है ये तब पता चलेगा जब हम डेरिवेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेरिवेशन बताऊंगा और मैं इस केस के लिए भी एक क्वेश्चन करा दूंगा, वो अलग से मैं कराऊंगा, क्योंकि ये वाला केस सिर्फ जेई एडवांस या फिर ओलंपियाड लेवल के लिए ही मतलब सही है। बाकी नीट के लिए, जेई मेन के लिए, बोर्ड के लिए ज़्यादातर इन्हीं केसेस में से पूछेगा,
ये नहीं पूछेगा, इतना कंफर्म है बच्चों। ठीक है, तो चलिए फिर आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।